जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मुख्य रूप से दो सूचनाओं पर विस्तार पूर्वक आपसे बात की जाएगी। पहली सूचना यह है कि केंद्रीय कैबिनेट ने दो योजनाओं, एक है विज्ञान धारा, दूसरी है बायो E3, इनको मंजूरी दे दी है। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंदर ही हम भारत सरकार द्वारा दिया गया प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार, इसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपसे मिस नहीं होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले थोड़ी सी आपको इस कंटेंट के महत्व के बारे में बता दूं, इस वीडियो और इस चैनल के महत्व के बारे में बता दूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वो चाहे 4th क्लास का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी जैसे दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक परीक्षा, इन सभी के अंदर आजकल करंट का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि आपके सिलेक्शन को काफी ज्यादा डिसाइड करता है। ऐसे में हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम करंट अफेयर्स किसी एक ऐसे ऑथेंटिक सोर्स से कवर अप करें, जिससे हमारा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है वो आसानी से कवर अप हो जाए। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो सोल्यूशन निकल कर आता है वो ये है कि यदि आप डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से, डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से करंट अफेयर्स अगर आप कवर करते हैं तो आप महत्वपूर्ण न्यूज को कवर कर पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मार्केट में इतने यूट्यूब चैनल, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट और इतनी मैगजीन अवेलेबल हैं कि किसी भी तरह की उलूल जुलूल न्यूज उठा करके आपके ऊपर करंट अफेयर्स का इतना वेटेज दे दिया जाता है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, और सभी न्यूज के अंदर आपको, आपके दिमाग में इतना इल्यूजन क्रिएट कर देती हैं सभी न्यूज, सभी खबरें, कि आपको सभी खबरें लगने लगती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऐसे में हमारे लिए एक बहुत अच्छा माध्यम तब बन जाता है जब कोई एक ऐसा एक्सपर्ट हो जो स्वयं एग्जाम देता हो, एग्जाम की गंभीरता को समझता हो, और वो हमारे लिए अच्छे और महत्वपूर्ण सेलेक्टेड करंट अफेयर्स लेकर के आता हो। तो इसी आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये चैनल आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों, इस चैनल को हमेशा से आप जो है ध्यान रखिएगा, डेली लाइफ में आप विजिट करिएगा ये चैनल को, और जो भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती हैं बिल्कुल ऑथेंटिक फैक्ट एंड फिगर्स के साथ प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और तीनों खबरों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यानी कि पहले हम विज्ञान धारा योजना को डिस्कस करते हैं, फिर बायो E3 नीति को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा से न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ घटनाक्रम की शुरुआत करता हूं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर विज्ञान धारा और बायो E3 जो नीति है उसको समझिए। उसके बाद हमने अलग से भी विज्ञान धारा और बायो E3 को डिस्कस किया है, जिससे कि आप कभी मेंस का एग्जाम लिख रहे हो तो इन दोनों योजनाओं से संबंधित अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसके लिए आपके पास कम से कम 200-250 शब्दों का एक बढ़िया सा कंटेंट अवेलेबल हो, जिससे आप मेंस में आंसर लिख पाए। तो चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि घटनाक्रम क्या है। तो ये जनसत्ता न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, जिसके अंदर आपको मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस योजना के 3 व्यापक घटक हैं, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान तथा विकास तथा नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास एवं तैनाती शामिल है। विज्ञान धारा योजना के तहत प्रस्तावित सभी कार्यक्रम विकसित भारत 2047 दृष्टि को साकार करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 5 वर्षीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगे। आप सभी जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि वर्तमान सरकार जो भी चल रही है, उस सरकार ने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के तौर पर परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये विज्ञान धारा योजना जो है वो 2047 के विकसित भारत लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को डिसाइड करता है। ठीक है, आइए यहाँ पर मुख्य रूप से न्यूज़पेपर की कटिंग की तरफ चलते हैं, न्यूज की तरफ। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की 3 व्यापक योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी, जिनका विज्ञान धारा नामक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्रक योजना में विलय कर दिया गया। 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाएं थी, जिनको अब
एक एकीकृत करके एक योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। जो वो एक योजना है उसका नाम है विज्ञान धारा योजना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान धारा योजना दरअसल 3 व्यापक योजनाओं को मिलाकर के बनाई गई एक एकीकृत योजना है। ठीक है, आगे बढ़िए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव जी हैं। इन्होंने संवाददाताओं से यानी कि पत्रकारों से मुखातिब होते हुए इन्होंने कहा कि 15वां वित्त आयोग, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में ही मुझसे सवाल पूछे, मैं वहां आपको आंसर प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। तो आप सबके लिए ये सवाल है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप जरूर बताएं। तो फिलहाल आइए यहाँ देखते हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की 2021 से 22 और 2025 से 26 तक की जो अवधि है उसके दौरान विज्ञान धारा के लिए प्रस्तावित परिव्यय कितने हैं, 10,579 करोड़ रुपए। यानी कि विज्ञान धारा योजना जो है वो वित्त आयोग के कार्यकाल के साथ साथ ही चलेगी। जो हमारा 15वां वित्त आयोग है जिसकी अवधि है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। ठीक है, आई होप आपको अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ आई होगी। दोस्तों, इस योजना के 3 व्यापक घटक हैं जिसमें हमें घटकों को समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन से घटक हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण अनुसंधान और विकास, ये पहला है। दूसरा है नवाचार प्रौद्योगिकी विकास एवं तैनाती। विज्ञान धारा का व्यापक प्राथमिक उद्देश्य जो है वो देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। आई होप आपको इसके व्यापक उद्देश्य और जो 3 घटक हैं वो समझ में आए होंगे। यहाँ पर 3 घटक कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण अनुसंधान, दूसरा है विकास तथा तीसरा है नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं तैनाती। ठीक है, तो ये 3 व्यापक घटक हैं इसके, और इसके उद्देश्य जो हैं आपको याद रखने हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित जो क्षमता निर्माण है उस पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। किस क्षेत्र में? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ये चीज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। और अभी मैं अगर आपसे क्लेम करूं तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये योजना जो विज्ञान धारा या बायो 3 है, इन दोनों योजनाओं को मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि किसी स्टेट पीसीएस के अंदर या फिर यूपीएससी का मेंस होने वाला है, इसके अंदर इन दोनों योजनाओं में से कुछ न कुछ आपसे जरूर पूछा जाना संभावित है। अब देखिए, ये मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि आज 4 सितंबर 2024 है। 4 सितंबर को मैं ये चीज क्लेम कर रहा हूं कि ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं पूछी जाएगी। आगे जब भी किसी आगामी एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी तो मैं जरूर इस वीडियो के सबूत के साथ आपको उस समय बताऊंगा कि इस योजना को मैंने उस समय इंपॉर्टेंट बताया था या नहीं। ठीक है, फिलहाल आइए हम अपनी चर्चा पर चलते हैं। तो इस योजना के कार्यान्वयन से शैक्षणिक संस्थानों में पूर्ण रूप से सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देकर देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं तक पहुंच के बुनियादी अनुसंधान, टिकाऊ ऊर्जा, जल आदि क्षेत्र में उपयोग योग्य अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से सहयोगात्मक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य को मजबूत करने और पूर्णकालिक समतुल्य अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में सुधार करने की दिशा में देश के अनुसंधान एवं विकास के आधार का विस्तार करने के लिए अहम मानव संसाधन पूल के निर्माण में भी योगदान करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, यहाँ पर ये महिलाओं की भागीदारी को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस योजना के अंतर्गत क्या है कि महिलाओं की भागीदारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ाने के लिए लक्षित क्रियाकलाप इसके अंतर्गत किए जाएंगे, जिसका अंतिम लक्ष्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में महिला पुरुष आधारित जो समानता है उसको लाना होगा। ठीक है, यह योजना दोस्तों स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर नवाचारों को बढ़ावा देने की दिशा में ध्यान रखेगी। तो याद रखिएगा, स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक। ठीक है,
सभी में जो है बढ़ावा देगी, ठीक है, नवाचार को। ओके, और इसके माध्यम से उद्योगों एवं स्टार्टअप के लिए भी सरकार के प्रयासों को सुदृढ़ करेगा। शिक्षाविदों, सरकार और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अहम समर्थन दिया जाएगा। दोस्तों, विज्ञान धारा योजना के तहत प्रस्तावित सभी कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के दृष्टि को साकार करने की दिशा में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के 5 वर्षीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगे। योजना के अनुसंधान और विकास घटक को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन यानी कि ANRF के अनुरूप बनाया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप वैश्विक रूप से प्रचलित मानदंडों का पालन करते हुए किया जाएगा। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे तरीके से विज्ञान धारा योजना समझ आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो बस यहीं रुके रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अंत में मैं आपसे वादा करता हूं इन दोनों योजनाओं के बारे में एक अच्छी समझ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। देखिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग होती है और बहुत छोटे-छोटे अक्षर होते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाना थोड़ा-सा मेरे लिए भी टफ हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन मैं आपको आगे अलग से कंटेंट प्रोवाइड कराया हूँ। तो आइए पहले हम बायो E3 नीति को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए कि मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी, ये बायोटेक्नोलॉजी को आप ध्यान में रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 यानी कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी, बायो E3 का मतलब यही है, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी है। और ये नीति किस चीज को बढ़ावा देती है? तो जैव प्रौद्योगिकी को के विनिर्माण को बढ़ावा देती है। यहाँ पर ये चीज आपको जरूर याद रखना है। अश्विनी वैष्णव जी के बातों को फिर से कोट किया गया है। इन्होंने कहा कि बायो E3 नीति विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता के लिए नवाचार संचालित समर्थन की बात करता है। आधिकारिक बयान के अनुसार यह नीति सरकार की शुद्ध शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था, नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी, यानी कि आप एक सवाल और यहाँ आपसे पूछ रहा हूं कि भारत का लक्ष्य कब तक भारत को नेट जीरो बनाना है, इस भी सवाल का जवाब आप देंगे। और अगर नहीं दे पाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जवाब पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको जवाब प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। ये सब बातें जो दोस्तों जो होती है ना, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आगामी भविष्य की योजनाएं हैं, तो इसलिए इनका रेलिवेंस हमेशा बना रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, शुद्ध शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था, पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी कि लाइफ की बात कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जैसी पहलों को और मजबूत करेगी और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर भारत को त्वरित हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के पथ पर आगे ले जाएगी बायो E3 नीति। यही इसी इतने कंटेंट के अंदर आपके पास इतना कंटेंट अवेलेबल है कि चाहे तो थोड़ा सा आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को अपना करके आप 200 से 250 शब्दों का जो है आंसर सिर्फ इतने कंटेंट से आप लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आगे आपको बायो E3 नीति के बारे में अच्छे से समझाने वाला हूं। यहाँ पर देखिए, हमारा वर्तमान युग जीव विज्ञान के लिए औद्योगिकरण में निवेश करने का एक उपयुक्त समय है, ताकि जलवायु परिवर्तन शमन, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य जैसे कुछ अहम सामाजिक मुद्दों का समाधान करने के लिए सतत और चक्रीय तौर तरीकों को बढ़ावा दिया जा सके। जैव आधारित उत्पादों के विकास के संदर्भ में अत्याधुनिक नवाचारों को गति देने के लिए हमारे देश में एक सुदृढ़ जैव विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। आई होप अब आपको विज्ञान धारा योजना और बायो E3 नीति के बारे में ऊपरी तौर में मैक्सिमम बातें समझ आ गई होंगी। और इतने कंटेंट से ये मैं जरूर क्लेम कर सकता हूं कि आप यदि जो है MCQs के अंदर इन योजनाओं से संबंधित कुछ भी देखेंगे तो आप राइट जरूर करके आएंगे। तो चलिए, आइए थोड़ा सा अब हम प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद विज्ञान धारा और बायो E3 के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी के अग्रदूत हैं पद्मनाभम जी, इनको प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये 1 नंबर का सवाल आपसे एग्जाम के अंदर कहीं न कहीं पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध विज्ञानी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पूर्व निदेशक प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया है।
और दोस्तों गोविंदराजन विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो पहले व्यक्ति हैं, इसका मतलब पहली बार दिया गया है, ये याद रखिएगा। इन्हीं गोविंदराजन जी को भारत में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का अग्रदूत माना जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हम योजनाएं भी डिस्कस कर रहे थे, इसलिए एक पुरस्कार भी डिस्कस कर दिया। तो आपके स्मरण शक्ति में जो है लंबे समय तक ये जो है बात बनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर चंद्रयान की टीम को जो है कुछ पुरस्कार दिया गया। ये चीज आप जो है न्यूज पेपर की इस कटिंग को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, यानी कि रोक दीजिएगा। ठीक है, बाकी इस न्यूज़पेपर की कटिंग में बहुत ज्यादा डिस्कस करना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ करके चीजें समझ लीजिए। यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैव प्रौद्योगिकी के लिए ये पहला प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है, किसको? गोविंदराजन पद्मनाभन जी को। तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये पद्मनाभन जी की तस्वीर है और ये राष्ट्रपति महोदया द्वारा इनको ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आराम से विस्तार पूर्वक आपसे 2-4 मिनट के अंदर विज्ञान धारा स्कीम के बारे में एक इंग्लिश में हम कंटेंट डिस्कस करेंगे। बायो इथरी को हम हिंदी में लिए हैं, जिससे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों चलती रहे, तो थोड़ा सा बाइलिंगुअल रहेगा मामला, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो विज्ञान धारा स्कीम मैंने हिंदी में लिया हुआ है, इंग्लिश में लिया हुआ है, और बायो इथरी इंग्लिश में हिंदी में। लेकिन घबराइएगा मत, विज्ञान धारा स्कीम को मैं हिंदी में भी आपको समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए, कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, किसको? मर्जर कर दिया है 3 स्कीमों को। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 3 मेजर कंपोनेंट है स्कीम के अंदर जो है, और इसको नाम दिया गया विज्ञान धारा योजना। ठीक है, अब इसके अंदर कंपोनेंट क्या है? तो इट हैज 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स, 3 बड़े कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण। ये पहला कंपोनेंट हो गया इस स्कीम का, याद रखिएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास। और तीसरा है इनोवेशन, यानी कि नवाचार, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि प्रौद्योगिकी विकास, तथा डिप्लॉयमेंट, इसको जो है लागू भी करना। ठीक है, existing scheme like inspire scheme already exist कर रही है, would be fall under one of these 3 components। इन 3 components को ध्यान में रखते हुए इस समय इंस्पायर स्कीम भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस योजना की अवधि के बारे में बात की गई है। तो ये स्कीम हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां जो वित्त आयोग की अवधि है, यानी कि 2021-22 से 2025-26 तक। तो 2021-22 से ही 25-26 तक जो है विज्ञान धारा योजना की भी कार्य अवधि है। ठीक है, याद रखिएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य विज्ञान धारा योजना के क्या है? तो याद रखिएगा, प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि क्षमता निर्माण, रिसर्च अनुसंधान, इनोवेशन नवाचार एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी विकास, देयर बाई स्ट्रेंथनिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। ये स्कीम के अंतर्गत भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार करना इसका प्राथमिक उद्देश्य हो गया। जेंडर पैरिटी को बढ़ावा देने की बात करती है, यानी कि लैंगिक समानता की बात करती है ये स्कीम। तो ये स्कीम दोस्तों इंक्लूड फोकस इंटरवेंशन टू इंक्रीज विमेन्स पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। महिलाओं के भागीदारी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए एक ये स्कीम काम करती है। ये एक अल्टीमेट गोल अचीविंग जेंडर पैरिटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता की बात ये योजना करती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। यहाँ पर विकसित भारत 2047 की बात हो रही है। तो ऑल प्रोग्राम अंडर विज्ञान धारा विल बी अलाइन विद TSTC 5-year goals towards realizing द विजन ऑफ विकसित भारत। तो जो है ये मैं बता चुका हूँ, 5 साल का विजन है ये, और विकसित भारत के अंतर्गत ही, विकसित भारत को ही ध्यान में रखते हुए ये योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के क्षमता निर्माण को मजबूत बनाएगी। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका एक पार्ट है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ द स्कीम विल अलाइन विद अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ ये अलाइन कर रहे हैं, एडरिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड एड्रेसिंग नेशनल प्रायोरिटीज। ठीक है,
राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ये ANRF जो फाउंडेशन है उसके साथ ये स्कीम जो है अलाइन यानी ज्वाइंट वेंचर में इनके साथ काम करे। ठीक है, तो आई होप आपको विज्ञान धारा स्कीम के बारे में जो इंग्लिश का कंटेंट था उसको मैंने हिंदी में बताया, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको एक एक चीज जैसे द स्कीम, इंक्लूड, फोकस्ड, इंटरवेंशन, ये सब एक एक शब्दों का अर्थ नहीं बता सकता। मैं आपको ये मान कर चलता हूं कि आपको इंग्लिश ठीक ठाक लेवल की पढ़नी आती है। ठीक है, समझना आता है कि नहीं आता ये मुझे नहीं पता, वो आपकी जो है प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इतना मान के चलता हूं कि इंग्लिश पढ़ने में आपको समस्या नहीं होती। जब आपको पढ़ने में समस्या नहीं होती तो यहाँ मैं उसका अर्थ आपको अंग्रेजी हिंदी में बताता चल रहा हूं, तो ये कंटेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब चलिए बायो E3 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बायो E3 नीति क्या है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं। अगेन वही बात मैं आपको बताऊंगा कि बायो E3 नीति डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो ये कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है वो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। यदि आप आगामी वर्षों में कभी भी PCS या IAS के अंदर मेंस का एग्जाम लिख रहे होंगे और विज्ञान धारा या फिर बायो E3 नीति से कोई सवाल आएगा तो यहाँ पर आपको 200 से 250 300 शब्दों का इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल है कि ये अगर सीधा छाप करके भी चले आएंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर जरूर देगा। ठीक है, तो चलिए बायो E3 नीति को समझते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जैव आधारित उत्पादन शामिल हैं। यह नीति व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसे नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और सर्कुलर बायो इकोनॉमी के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना, जैसा कि हमने न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर ऑलरेडी ये बात डिस्कस की थी। दोस्तों बायो E3 नीति अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता में नवाचार पर जोर देती है। बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI हब एवं बायो फाउंड्रीज की स्थापना करती है, जिसका उद्देश्य जो है भारत की कुशल जैव प्रौद्योगिकी का कार्यबल विस्तार करना और जो पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी कि लाइफ की बात कर रहे हैं, LIFE लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के साथ संरेखित है तथा पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था मॉडल के विकास को लक्षित करता है। तो आई होप बायो E3 नीति आपको समझ आई होगी। इसके उद्देश्यों में और बात करें तो जैव विनिर्माण केंद्रों की स्थापना के माध्यम से विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में महत्वपूर्ण रोजगार सृजन करेगी बायो E3 नीति। तो आई होप आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बायो E3 में थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे इसके विशेषताओं वगैरह के बारे में। दोस्तों केंद्र स्थानीय बायोमास का उपयोग कर क्षेत्रीय आर्थिक विकास और समतामूलक विकास को बढ़ावा देंगे। नीति में जिम्मेदार जैव प्रौद्योगिकी विकास सुनिश्चित करते हुए भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए नैतिक जैव सुरक्षा वैश्विक नियामक संरेखण पर भी जोर दिया गया है। बायो E3 नीति की मुख्य विशेषताएं आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो 6-7 पॉइंट आप याद रखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे तो आपको सही रहेगा। और प्रीलिम्स वगैरह में भी ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि पॉइंट्स बनाकर ही जो है यूपीएससी जैसे एग्जाम में या PCS का भी अब स्टैंडर्ड जो है बहुत अच्छा हो गया। इवन यूपी PCS का आप देखिए तो काफी हद तक जो है सिमिलर हो गया है यूपीएससी से, लेकिन वो अलग बात है कि स्टेट का एग्जाम है, इसलिए उसके क्वेश्चन पूछने की जो या क्वेश्चन सॉल्व करने की जो अप्रोच होगी वो यूपीएससी से बिल्कुल डिफरेंट जरूर होगी। तो आइए इस विशेषताओं पर बात करते हैं। तो पहली विशेषता है पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए उन्नत जैव आधारित रसायनों और एंजाइमों का विकास। दूसरा है पोषण एवं खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और स्मार्ट प्रोटीन में नवाचार। तीसरा है स्वास्थ्य सेवा परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सटीक चिकित्सा और बायोथेरेप्यूटिक्स को आगे बढ़ाना। जलवायु परिवर्तन के लिए लचीले कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, विभिन्न उद्योगों में कुशल फाइबर कैप्चर और इसके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, जैव निर्माण में नई सीमाओं का पता लगाने के लिए समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकसित करना। तो आई होप आपको बायो E3 नीति बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों तो ये रहा आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग में जो 2 योजनाएं दी गई थी उनको हमने विस्तार पूर्वक यहाँ से डिस्कस कर दिया, ताकि मेंस वगैरह के लिए आपको अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो जाए। दोस्तों अंत में मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इन वीडियो से हमेशा से सवाल पूछे जाते रहे हैं। मैं अभी जस्ट 2024 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ उसमें मेरे वीडियो से 10 से 12 सवाल करंट अफेयर्स के आए थे,
तो मैंने हालाँकि इंस्टाग्राम पे और जो है यूट्यूब पे कुछ जो है कंटेंट भी शेयर किया था कि कहाँ से मेरे किस वीडियो से कितने सवाल कहाँ-कहाँ से फँसे हैं। ये भी मैंने बताया था, तो इसलिए मैं आपको ये सब बातें इसलिए बताता हूँ कि ये वीडियोज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इग्नोर मत किया करिए, देखा ज़रूर किया करिए और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच एंड भारत माता की जय।